देखिए, इसका जो अधिनियम क्रमांक है 10 है 1994 का, और स्वीकृति दिनांक है 8 जनवरी 1994। प्रवर्तन की तिथि है 28 सितंबर 1993, और इसका जो विस्तार है वो है संपूर्ण भारत पर। इस अधिनियम का जो है विस्तार है। इसके बाद जो है इसमें कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं सेक्शन 2 में। तो सबसे पहली जो परिभाषा सशस्त्र बल की दे रखी है 2A में। 2A में जो है आपकी सशस्त्र बल की परिभाषा दे रखी है। सशस्त्र बल, सिंपल परिभाषा, सशस्त्र बल में तीनों सेनाएं आती हैं, नौसेना, सेना और वायुसेना, और एवं संघ का कोई भी अन्य सशस्त्र बल इसमें आते हैं। तो कौन कौन आता है? नौसेना, नौसेना आती है, इसके अलावा सेना आती है, इसके अलावा जो है वायुसेना, या फिर संघ का कोई सशस्त्र बल होता है, संघ का अन्य सशस्त्र बल। तो ये जो है इनकी सेना की परिभाषा में आती है। नौसेना, सेना, वायुसेना या संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल जो है सेना की जो है परिभाषा में आते हैं। इसके बाद जो है बी है। बी में जो है आपकी अध्यक्ष की परिभाषा दे रखी कि भाई अध्यक्ष कौन होगा इस अधिनियम के तहत? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कहता है यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष। यथास्थिति, यथास्थिति जैसी स्थिति हो, अगर राज्य की बात करें तो राज्य आयोग का अध्यक्ष, और अगर आयोग यानी केंद्रीय आयोग की बात करें तो उसका अध्यक्ष। आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष, आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष। तो अध्यक्ष में कौन कौन आता है? आयोग। देखिए केंद्रीय आयोग लिखने की जरूरत नहीं, आयोग ही लिखना है, सिर्फ पता था आयोग लिखा है तो मतलब केंद्रीय आयोग। तो आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष। अध्यक्ष में कौन आता है? आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष। इसके बाद जो है एक नया जुड़ा है बी और ए, मुख्य आयुक्त। बी ए जोड़ा है, इसमें लिखा है मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त कि भाई मुख्य आयुक्त में कौन आता है? तो इसमें आपको लिखना पड़, थोड़ा एक्ट का एक नाम याद रखना पड़ेगा, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। अधिनियम, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2000 एक मिनट, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 में निर्दिष्ट दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त की धारा 1 में निर्दिष्ट दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। ये थोड़ा एक्ट का नाम याद रखना पड़ेगा कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसकी धारा 74(1) में निर्दिष्ट दिव्यांग जनों के लिए जो मुख्य आयुक्त होता है उसी को मुख्य आयुक्त यहाँ कहा गया है। ठीक है, तो ये एक्ट का यह नाम याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद है 2C की। 2C में जो है आयोग की परिभाषा दी है। आयोग कि आयोग का क्या अर्थ है? आयोग का धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो ये याद रखना है, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। जी, आप के अधीन डी में जो है मानव अधिकार की परिभाषा दी जी, दोनों याद रखना है परिभाषा। डी में काय की परिभाषा दी गई है? मानव अधिकार की परिभाषा। मानव अधिकार
तो मानव अधिकार का क्या अर्थ है? मानव अधिकार का सिंपल सा लिख सकते हैं आप, प्राण, तो शॉर्ट में स्वतंत्रता, समानता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित संविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकार, संविधान द्वारा संबंधित, संविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकार। प्रत्याभूत मतलब ऐसे अधिकार जो संविधान के द्वारा गारंटी है, जिनकी, जो हर आदमी को मिलना चाहिए। प्राण की स्वतंत्रता है आपकी, उसकी बाद समानता, व्यक्ति की गरिमा, और जो संविधान द्वारा गारंटी कृत किए गए हर व्यक्ति को होना चाहिए ऐसे अधिकार, वो अधिकार जो है मानव अधिकार की परिभाषा में आते हैं। या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार, या ये भी याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हो गए आपके? मानव अधिकार ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकार हैं किसी मानव के लिए, वो अधिकार आते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा द्वारा जो अधिकार तय किए गए हैं मानवों के लिए, वो भी अधिकार आते हैं। और जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार होते हैं, ऐसे अधिकार भी जो है आपके मानव अधिकार में आते हैं। तो संविधान की बात हो गई आपकी, अंतरराष्ट्रीय संविधाओं की बात हो गई, और न्यायालय की बात हो गई। तो इन तीनों द्वारा जो अधिकार प्रवर्तनीय है या दिए जाते हैं, वो अधिकार काय में आते हैं? आपके मानव अधिकारों की परिभाषा में आते हैं। इसके बाद मानव अधिकार के बाद जो है आपकी मानव न्यायालय की परिभाषा दी गई है। मानव अधिकार न्यायालय। तो मानव अधिकार न्यायालय का क्या अर्थ है? ये कहता है कि मानव अधिकार न्यायालय का अर्थ में विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है। तो बस इतना याद रखना है। सेक्शन 30, धारा 30 में विनिर्दिष्ट जो न्यायालय है वो इस अधिनियम के तहत क्या माना जाएगा? मानव अधिकार न्यायालय माना जाएगा। तो धारा 30 में विनिर्दिष्ट न्यायालय, मानव अधिकार न्यायालय का क्या अर्थ है? जो धारा 30 में जो न्यायालय दिया गया है वह न्यायालय। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा की परिभाषा 2F में। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा क्या होती है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को स्वीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, डेट याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा का क्या अर्थ है, ये याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, ये याद रखना है आपको। थोड़ा डेट याद रखना है, इसकी डेट क्या है? संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा, ये थोड़ा याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966, कौन सी डेट है? 16 दिसंबर 1966, 16/12/1966, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 1966 को स्वीकार की गई कोई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संविदा। सिविल और राजनीतिक अधिकार, ये भी याद रखना है आपको। सिविल और राजनीतिक, सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर जो संविदा स्वीकार की गई थी, वो संविदा जो है आपकी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के अंतर्गत आती है। कब की गई थी? 16 दिसंबर 1966 को। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा एक प्रसंविदा की गई थी सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर 16 दिसंबर 1966 को। ऐसी संविदा को क्या कहेंगे? ऐसी संविदा को अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा कहा जाएगा। इसके बाद 2G में जो है सदस्य है, सदस्य 2G में सदस्य की परिभाषा दी गई। सदस्य की सिंपल सी बात है, यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष। जैसे यहाँ आपने अध्यक्ष पढ़ा था, वैसे इसका सदस्य के बारे में। सदस्य कौन है? आयोग या राज्य आयोग का जो सदस्य है वो। सदस्य में यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का सदस्य,
तो सदस्य में दोनों जैसी भी स्थिति हो, दोनों की बात एक ही साथ दी गई है। सदस्य में आयोग या राज्य आयोग का जो सदस्य होता है वो शामिल है, ठीक है। उसके बाद जी ए और जोड़ा गया है, 2GA। 2GA जो परिभाषा जोड़ी गई है वो कहती है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। रखना, ये पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की परिभाषा कहाँ है, GA में दी गई है, 2GA में। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 में है। ये थोड़ा सा याद रखना, 1993 की धारा 3 में। तो धारा 3 तो सभी एक्टों में आएगी, बस ये एक्ट का जो है 1993, ये थोड़ा सा याद रखना है। पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग अधिनियम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। पूरा क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा कौन सी है, धारा 3 में जो आयोग है वही माना जाएगा। यहाँ भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 में दी जो आयोग गठित किया गया वो। तो ये पूरा इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आती है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 2H में जो है अल्पसंख्यक आयोग की परिभाषा दी गई है। राष्ट्रीय, सभी अराष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है, इसमें भी थोड़ा सन का थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ 93 का अधिनियम है पिछड़ा वर्ग आयोग का, और ये है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, ये 1992 का है। ये कब का है, 1992 का। पूरा नाम वही है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। उसका है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। और धारा 3 इधर भी है और यहाँ भी धारा 3 है, सेक्शन 3 के अधीन गठित। तो सेक्शन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, 3 ही है सब में, तो सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन तो 3 याद रखें, 3 है, लेकिन ये थोड़े याद रखना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 है। धारा 3 सभी में है, ठीक है, उनके अधीन गठित जो आयोग है वो। इसके बाद आता है आपका अल्पसंख्यक के बाद HA और है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, 2HA। 2HA और है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बालक संरक्षण अधिकार आयोग जो जोड़ा गया है HA में, तो इसमें ये कहता है, ये भी धारा 3 है, बस ये कौन सा अधिनियम है, ये सिंपल है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। 2005 वाला जो एक्ट है अपना, उसकी धारा कौन है, 3। तो धारा में कोई दिक्कत नहीं, ये 2005 का राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण। धारा 3 में जो क्या कहते हैं आयोग गठित किया गया है धारा 3 के अधीन, वो भी है, वही आयोग क्या है यहाँ, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग समझा जाएगा। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित जो है आयोग, बाल अधिकार आयोग जो है वो इस अधिनियम के तहत भी राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग समझा जाएगा। उसके बाद है आपका 2I, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 2I में जो है आपका अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्या अर्थ है, संविधान के अनुच्छेद 338 में विनिर्दिष्ट आयोग। संविधान के अनुच्छेद, ये संविधान की बात आ जाएगी, ये अलग ही है। संविधान के अनुच्छेद 338, ये तो खैर आपको याद होगा। संविधान के अनुच्छेद 338 में विनिर्दिष्ट जो आयोग है वो आयोग समझा जाएगा अनुसूचित जाति आयोग। के बाद IA और जुड़ गया है, 2IA। इसमें जो है आपका लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय
जनजाति आयोग। ये भी लगभग वैसे ही, बस थोड़ा सा 338 ए आ जाता है इसमें। संविधान के अनुच्छेद 338, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 338 ए। ये थोड़ा याद रखना, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 338 में ए लग जाएगा, बस इतना याद रखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अर्थ क्या है? 338 ए के अधीन जो आयोग बनाया गया वो। 2J में जो याद रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग। ये जो अपन ने पढ़ा था उसमें भी धारा 3 ही है, बस कौन सा अधिनियम है? 1990 का अधिनियम है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। 1990 की धारा 3 के अधीन जो गठित किया जाता है, तो यहाँ भी धारा 3 है, बस आयोगों की जो अलग चेंज हो रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन सा अधिनियम है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम लगा देंगे, 1990 की धारा 3 के अधीन जो गठित होता है वो आए। तो सेक्शन सभी में 3 है, जो ऊपर पढ़े थे, पिछड़ा वर्ग वाला पढ़ा था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वाला पढ़ा था, राष्ट्रीय बालक अधिकार वाला पढ़ा था, तो इनमें सब में इसमें 93 था, पिछड़ा वर्ग में इसमें है ना, और यह 2005 था। और सेक्शन तीनों में मतलब जितने भी हैं सब में 3 ही है, तो उसमें दिक्कत नहीं, बस ये सनों में थोड़ा दिक्कत है, सन थोड़ा आगे पीछे, वो ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद जो है 2K में अधिसूचना की परिभाषा दी है, तो ये कोई लिखने की बात नहीं, अधिसूचना जानते ही हैं आप इस अधिनियम के द्वारा। उसके बाद 2L में जो है आपकी विहित की परिभाषा दी गई है, और 2M में जो है आपकी लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। उसके बाद 2N में जो है राज्य आयोग की परिभाषा दी है। 2N देख लीजिए, 2N में काय की परिभाषा दी गई है? राज्य आयोग। 2N में जो है आपकी राज्य आयोग की परिभाषा दी गई है। तो राज्य आयोग का क्या अर्थ है? धारा 21 के अधीन गठित कोई आयोग, धारा सेक्शन 21 के अधीन गठित। तो सेक्शन 21 के अधीन गठित जो आयोग है वो क्या वो कहलाता है? राष्ट्रीय आयोग कहलाता है। राज्य आयोग क्या है? धारा 21 के अधीन, धारा 21 के अधीन गठित जो आयोग है वो क्या कहलाएगा? वो राज्य आयोग कहलाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना। राज्य आयोग कितने में? 21 में, बस इतना याद रखना है। इसके बाद सेक्शन 3 देखेंगे। देखिए धारा 3 जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन से संबंधित है। धारा 3 कैसे संबंधित है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन। पहले ही अपन ने परिभाषा में पढ़ा है। सेक्शन 3 जो कैसे संबंधित है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय और लगेगा। कैसे संबंधित है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन से संबंधित है। तो कौन करता है इनका गठन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को? सिंपल सा याद रखना है पहले तो आपको, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो है गठन करती है। अब बात आती है कि भी जो आयोग होता है वो किन से मिलकर के बनता है? तो आयोग निम्न लोगों से बनता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक इसमें क्या होता है? अध्यक्ष। तो किन किन से मिलकर बनता है? नीचे दिखा है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा हो। उच्चतम न्यायालय का, SC लिख देते हैं, उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति क्या हो? रहा हो। ऐसे व्यक्ति को जो है इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। या तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होगा,
या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जो है इसका अध्यक्ष बनाया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जो है क्या बनाया जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा फिर इसमें सदस्य होते हैं। सदस्य, एक सदस्य, जो सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, ऐसा व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। ये सदस्य के रूप में और भी सदस्य होते हैं, एक यही नहीं, अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य न्यायमूर्ति या फिर कोई हाई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक सदस्य होता है, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, जो अभी हो या रहा हो, ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जा सकता है। और एक सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य एक, ये तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया, और एक सदस्य जो होता है हाई कोर्ट का, मतलब एक जो व्यक्ति हो सकता है सदस्य के रूप में, वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो, ये भी सेम बात आ जाएगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो सकता है, वो भी सदस्य हो सकता है, और हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा या रहा हो, उसको भी सदस्य बनाया जा सकता है, तो वो भी सदस्य के रूप में हो सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो गया और एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, हो या रहा हो। इसके अलावा तीन सदस्य इसमें और होते हैं, तीन सदस्य और चुने जाते हैं इसमें। जो तीन सदस्य होते हैं, वो तीन सदस्य जो चुने जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनको मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो, जिसमें से एक महिला होगी, तीन सदस्यों में से एक महिला होती है। तो ये कह रहा है तीन सदस्य चुने जाएंगे, कौन से चुने जाएंगे, जिन्हें मानव अधिकारों का ज्ञान, मानव अधिकारों का ज्ञान व अनुभव हो, जिसमें से एक महिला होगी, एक जो है महिला होगी। ये याद रखना है कि तीन अन्य सदस्यों को भी चुना जाता है जो मानव अधिकारों का ज्ञान और अनुभव रखते हो। जो तीन सदस्य होते हैं, इन तीन सदस्यों में से जो है आपकी एक महिला को भी चुना जाएगा सदस्य के रूप में। तो सदस्य ये भी होते हैं हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, वो भी उनको भी सदस्य के रूप में चुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं या रहे हो, उनको भी सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। और अन्य तीन सदस्यों को भी चुना जाता है जो आपके जिनमें से एक महिला होती है। कौन से होते हैं, मानव अधिकारों का जो ज्ञान रखते हैं या अनुभव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों। इसके अलावा जो अपने आयोग पढ़े हुए थे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, जनजाति आयोग और दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त जो अपने पढ़ा था, ये सब भी इसके क्या होते हैं, सदस्य समझे जाते हैं। तो ये भी इनके सदस्य होते हैं, सदस्य समझे जाएंगे। जो आयोग वगैरह के सदस्य वगैरह, अध्यक्ष वगैरह होते हैं, और जो दिव्यांग जनों के मुख्य आयुक्त के मुख्य आयोग, दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त है, जो आयोग के, ये सब लोग क्या समझे जाते हैं, सदस्य समझे जाएंगे। जितने भी आयोग थे उनके जो अध्यक्ष वगैरह, वो भी क्या समझे जाएंगे, वो भी इस अधिनियम के जो अधीन, इस क्या कहते हैं, आयोग के अधीन क्या समझे जाएंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधीन उसके सदस्य समझे जाएंगे। इसमें एक महासचिव भी होता है, ये याद रखना, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। महासचिव, देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार है, इसमें महासचिव होता है और राज्य में सचिव होता है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। महालग क्या मतलब है, केंद्र की बात हो रही है, और नॉर्मल सचिव की बात हो तो समझ जाओ राज्य की बात हो रही। तो महासचिव इसमें एक होता है जो आयोग का क्या होता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। महासचिव क्या होता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ये याद रखना है आपको। और राज्य की बात करेंगे तो उसमें भी सचिव होता है, उसमें महा की जगह सचिव कहेंगे उसको। तो वो भी वहां जो है राज्य आयोग का क्या होता है, कार्यपालक अधिकारी होता है। तो महासचिव जो है, केंद्र की बात हो रही है इसलिए महा लग जाएगा, बस इतना, ठीक है। तो महासचिव होता है इसमें, और ये क्या होता है, एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, काय का, आयोग का, ये थोड़ा याद रखना है। अब बात आती है कि भी इनका मुख्यालय कहाँ होगा, तो सीधी सी बात है, जब केंद्र की बात हो रही तो इनका मुख्यालय स्वाभाविक सी बात है दिल्ली ही होगा। तो इनका जो मुख्यालय दिल्ली में होगा, और अगर केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के किसी अन्य स्थान पर भी जो है इनका मुख्यालय स्थापित किया जा सकता है। तो कहाँ है इनका मुख्यालय, दिल्ली में है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की अनुमति से किसी अन्य स्थान पर करना चाहे, भारत के किसी अन्य स्थान में करना चाहे इनका क्या कहते हैं, कार्यालय स्थापित करना चाहे, तो किसकी अनुमति से स्थापित किया जा सकता है, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से।
पूर्व अनुमोदन से केंद्र सरकार के कह सकते हैं, भारत सरकार कह लीजिए या केंद्र सरकार कह लीजिए, तो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से जो है अन्य स्थानों पर जो है जिसका कार्यालय कह लीजिए या ऑफिस कह लीजिए स्थापित किया जा सकता है। फिलहाल में कहाँ है, दिल्ली में है। इसके बाद सेक्शन 4 है जी, कहता है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। भाई अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, क्योंकि ये इसी के बारे में बात करें, धारा 3 के 3 जो नियुक्त किए गए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब केंद्र की बात हो रही तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सेक्शन 4 में जो है इनकी नियुक्ति है, तो कौन करेगा इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति करेगा। पहला तो सिंपल सा ऐसा याद रखें, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति करेगा तो उसको कैसे करेगा भाई, उसको सलाह के लिए कोई परिषद वगैरह होनी चाहिए ना, समिति वगैरह होनी चाहिए ना, तभी तो वो कर पाएगा, अकेला वो कैसे करेगा। तो ये कह रहा है वो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और इसके नियुक्ति किस आधार पर करेगा, एक समिति की सिफारिश पर करेगा। इसके लिए एक नियुक्ति की एक समिति होगी, उसकी सिफारिश पर जो है क्या करेगा, इनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, समिति की सिफारिश पर। तो जो समिति होगी, जो समिति बनी होगी, जो सिफारिश करेगी राष्ट्रपति से जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की, उस समिति में एक अध्यक्ष होगा। जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। ये याद रखना है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। समिति का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। दूसरा आज याद रखेंगे कि इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गया, इसके बाद फिर सदस्य होंगे। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो भी इसमें सदस्य होगा, सदस्य के रूप में। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भी इसमें सदस्य के रूप में होगा। तो कौन होगा, लोकसभा। ये तो हो गया आपका प्रधानमंत्री अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद सदस्य, सभी के सब सदस्य चुने जाएंगे। तो सदस्य कौन कौन हो सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष है, ये भी सदस्य के रूप में होगा इसमें। इसके अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री, ये भी सदस्य के रूप में होगा। गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री का अर्थ सीधा सीधा है कि गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री ही होता है इनका भारसाधक मंत्री। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री कौन होता है, गृह मंत्री। तो वो भी क्या होगा, इसमें सदस्य के रूप में होगा। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता भी जो है इसमें समिति में शामिल होगा सदस्य के रूप में। ये सब सदस्य हैं। इसके अलावा जो है राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी जो है इसमें सदस्य के रूप में शामिल होगा। तो ये सब जो है समिति इन लोगों से मिलकर के बनेगी। अब एक चीज इसमें याद रखने वाली है, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष क्यों नहीं है, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है इसमें शामिल। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है और राज्यसभा का विपक्ष का नेता भी होता है। लोकसभा के विपक्ष का नेता भी है, राज्यसभा के विपक्ष का नेता भी है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है इसमें सदस्य। क्यों नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है जानते हैं ना आप, कौन होता है, उपराष्ट्रपति, इसीलिए नहीं होता है ना, इसीलिए उसमें सदस्य नहीं होता। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आते कि इसमें से इनमें सदस्य के रूप में शामिल नहीं होता है, इस तरीके से नेगेटिव में भी पूछते हैं। तो ध्यान में रखेंगे राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो नहीं होता है इसकी समिति में सदस्य के रूप में, क्योंकि राज्यसभा का तो आप जानते ही अध्यक्ष कौन होता है, लोग राज्यसभा का अध्यक्ष कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है, इसीलिए उसको नहीं शामिल किया जाता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक चीज और इसमें याद रखने वाली बात है आपकी कि उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय का किसी वर्तमान न्यायाधीश की जब नियुक्ति करनी हो इसमें समिति में सदस्य के रूप में, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करनी हो, वर्तमान का अर्थ है उस समय वो पद पे रिटायर नहीं हुआ हो अगर जज, और चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज की बात कर लो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर लो, एचसी और एससी दोनों में से किसी के भी जज की बात कर लो जो वर्तमान में अभी पद पर नियुक्त है। ऐसे अगर जज की नियुक्ति करना है सदस्य के रूप में तो मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के बिना नहीं की जाएगी।
किसके परामर्श से? मुख्य न्यायमूर्ति। ये याद रखना है, मुख्य न्याय मूर्ति के परामर्श से की जाएगी। अगर वर्तमान न्यायाधीश को सदस्य के रूप में शामिल करना है समिति में, तो फिर उसमें मुख्य न्यायमूर्ति की जो है परामर्श लिया जाएगा। ये कब? जब वर्तमान न्यायाधीश, अगर वर्तमान नहीं है, रिटायर्ड है, तो फिर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई वर्तमान जजों में से आप समिति में शामिल कर रहे हैं किसी जज को सदस्य के रूप में, तो फिर उसमें मुख्य न्यायमूर्ति की जो है परामर्श लेना पड़ेगा वर्तमान न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 5, ये सेक्शन 4 है, इसके बाद देखिए इधर ही लिख लीजिए सेक्शन जो है 5। सेक्शन 5 कहता है अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना। कैसे हटाया जाएगा, कैसे पद पर रहेंगे? तो राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकते। तो सिंपल इसमें लिखने की जरूरत नहीं। कैसे पद त्याग सकते हैं? ये राष्ट्रपति को देकर हस्ताक्षरित लिखित द्वारा, ये अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित लिखित के द्वारा दे सकते हैं। तो किसको दे सकते हैं? ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब बात आती है इनको हटाया किन किन आधारों पर जाता है। सिंपल सी जो आधार है वही है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किन किन आधारों पर? साबित कदाचार और असमर्थता। कोई कदाचार का अपराध किया हो पद पर रहते हुए, या फिर असमर्थ हो जाए पद के लिए, तो इसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति हटाता है तब वो जांच कराता है। किसके द्वारा कराएगा जांच? उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई हो। तो ऐसी जांच, या कह लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर, जिसकी जांच किसने की हो? सुप्रीम कोर्ट ने की हो, उच्चतम न्यायालय ने की हो। तो एक तो खुद पद त्याग सकते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित अपना जो है एक लेटर लिख देते हैं, हस्ताक्षरित लेटर, उसमें त्याग पत्र जिसे अपन कहते हैं उसको लिख करके जी अपना पद त्याग सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति भी इनको हटा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। तो सिद्ध कदाचार असमर्थता है, इसकी जांच कौन करेगा? आपका उच्चतम न्यायालय करेगा, और राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, वो अन्य आधार तो आप जानते हैं, दिवालिया हो जाता है, किसी अन्य कार्य या नियोजन में लगा हुआ है, या विकृत क्षेत्र हो जाता है, या सिद्ध दोष हो जाता है के लिए। तो ऐसे अन्य आधार भी हैं जिनके आधार पर जो है राष्ट्रपति हटा सकता है। अब देखिए दो चीजें याद रखेंगे जो अन्य आधार है, जैसे कि दिवालिया हो गया, आपका सवेतन नियोजन में लगा है, या विकृत चित्त हो गया, या सिद्ध दोष हो गया। तो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जांच करेगा सिद्ध कदाचार और असमर्थता की। और ये नीचे जो अन्य आधार हैं, जैसे कि दिवालिया हो गया, सवेतन वगैरह में लगा, तो इसके लिए फिर जांच करने की आवश्यकता है, ये डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति वो हटा सकता है। लेकिन सिद्ध कदाचार और असमर्थता की जांच की बात की जाए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा उनको उसके पद से हटाया जा सकता है। केवल आपको 5 में कितनी बातें हैं। इसके बाद सेक्शन 6 अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। भाई कितने अवधि के लिए जो है पद धारण करेंगे? अवधि है सेक्शन 6 में, क्या है? अवधि। तो याद रखेंगे कि जो अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति है, पहले 5 थी अब 3 कर दी है, तो 3 वर्ष तक की अवधि या 70 वर्ष जो भी पूर्व हो पद धारण करेगा। तो कितने वर्ष के लिए ये याद रखना है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, 70 वर्ष। इसमें से जो भी पूर्व हो जाए, 70 वर्ष पहले हो जाए या फिर 3 साल पहले हो जाए, तो जो भी पूर्व हो जाए उतनी अवधि के लिए ये क्या करेगा? पद धारण करेगा। जो भी पूर्व हो जाए, मतलब 3 वर्ष पहले हो जाते हैं, 70 साल का भले ही नहीं हुआ लेकिन 3 साल उसके पूरे को तो हट जाएगा। और मान लीजिए 70 साल का हो जाए तो उसमें हटा दिया जाएगा। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्व हो जाए, जो भी पूर्व हो, पहले जो भी अवधि पूरी हो जाए उसमें उसको हटा दिया जाएगा। तो 3 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष की आयु के लिए इनको नियुक्त किया जा सकता है। अब बात आती है क्या ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं? ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, दोबारा इनकी नियुक्ति हो सकती है, पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, नियुक्ति के पात्र होंगे, दोबारा नियुक्ति हो सकती है इनकी उसी पर। लेकिन शर्त बस यही है, 3 वर्ष या 70 वर्ष से ऊपर के नहीं होना चाहिए। पुनः नियुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन ये शर्त लगी हुई ना, ये ना है कोई अगर 70 साल का नहीं हुआ है तो पुनः नियुक्त हो सकता है, दोबारा हो सकता है, बस ये वाली लिमिट पार नहीं होना चाहिए। तो पुनः नियुक्ति के ये क्या होते हैं? पात्र होते हैं दोबारा से। अब नहीं रहती तो क्या किसी अन्य पद पर रह सकते हैं? जब मान लो
कार्यकाल कर लिया तो ये भारत में कहीं या कोई और पद धारण कर सकते हैं। तो पद पर ना रहने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और भी पद पर नियोजित नहीं किए जाएंगे। ये भी शर्त याद रखें, भारत सरकार और राज्य सरकार, मतलब ये समझ लो कि पूरे भारत में कहीं भी, ठीक है, तो चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसमें किसी भी पद नहीं किए जाएंगे। जब ये एक बार पद पर रह लेते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में, तो ये रिटायरमेंट के बाद कह लीजिए या कह लीजिए पद अवधि की समाप्ति के बाद ये है किसी भी पद पर, किसी अन्य पद पर नियोजित नहीं किए जाएंगे। राज्य की बात कर लो तो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियोजित नहीं किए जाएंगे, नियोजित नहीं किए जाएंगे। ये याद रखना है, केंद्र और राज्य दोनों की बात है, कहीं पे भी। इसके बाद जो है आपकी सेक्शन जो है 7, सेक्शन 7 कहता है कतिपय परिस्थितियों का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ये कह रहा है कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। ये तो आप जानते हैं कौन सी परिस्थितियां, जब अध्यक्ष नहीं होता, बीमार हो गया, आ नहीं पा रहा, तो वो उन परिस्थितियों में जो है सदस्य जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो बात ये तो सिंपल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती कि भाई जो सदस्य है अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो उसको कौन नियुक्त करेगा? सब सदस्य मिलकर अध्यक्ष को नियुक्त कर लेंगे। मान लो कोई अध्यक्ष नहीं आया उस समय, अब मीटिंग चल रहा है तो कोई एक अध्यक्ष बनाना पड़ेगा ना, तो कौन नियुक्त करेगा? उसमें से कौन को अध्यक्ष, जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा ना, वो टेम्परेरी जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए। तो ये कह रहा है कि कौन चुनेगा उसमें, तो ये याद रखना कि राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक को चुनेगा। इसमें भी राष्ट्रपति ही करेगा, समिति आपस में नहीं चुनेगी। राष्ट्र बस इतना याद रखें कि राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा जो सदस्य है कि ये तय कर सकता है कि कौन सा सदस्य जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा उन सदस्यों में से किसी एक को क्या कर सकता है? अध्यक्ष बना सकता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो समितियां होंगी तो चुन लेती कि भाई ये जब तक मान लो कोई वर्तमान जो अध्यक्ष था नहीं आ पाया किसी वजह से, या पद रिक्त हो गया, अन्य कोई वजह हो सकती है, तो वो आपस में चुन लेती। लेकिन यहाँ आपस में नहीं चुनेगी, यहाँ राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा जारी करके घोषित करेगा कि कौन सा सदस्य जो अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना है 7वें में, ठीक है। 8वां कहता है अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें। ये कह रहा है भाई किन शर्तों पर कार्य करेंगे, इनके पदों की शर्तें वगैरह क्या होंगी। तो सिंपल है, जो विहित की जाए, विहित मतलब जो अधिनियम के द्वारा विहित की जाए, ऐसी शर्तों के अधीन वो रहते हुए क्या करेंगे? कार्य करेंगे। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। दूसरा सिंपल सी बात याद रखना है कि एक बार अगर इनकी नियुक्ति हो जाती है पद पर, जितने वेतन पर, जितनी उनके सुविधाओं के साथ उनकी नियुक्ति होती है, तो एक बार नियुक्ति होने के बाद जो है उनके पदों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं की जाएगी। मतलब पहले और बाद में तो की जा सकती है कि नियुक्ति से पहले ही बता दिया कि भाई आपको, आप पहले बोले ज्यादा मिलता था, आपका वो एक अलग बात होती है। लेकिन एक बार नियुक्ति हो गई, जिस रैंक पे और जिस वेतन के साथ उनकी नियुक्ति होती है, जिस सुविधाओं के साथ उनकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति के बाद जो है उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। वो किन शर्तों का पालन करेंगे? जो विहित किया जाए, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कोई खास नहीं है, सारा 8 याद रखना, और नियम वगैरह क्या है जो विहित किए जाए, जो बनाए जाए। और दूसरा याद रखना है कि नियुक्ति के बाद जो है इनकी नियुक्ति के बाद जो है अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, इनके जो नियुक्ति की जाती है। सेक्शन 9 में केवल हेडिंग याद रखना है कि रिक्तियों आदि किसे आयोग की कार्रवाई का अविधिमान नहीं होना। ये कह रहा है रिक्तियों आदि से आयोग की कार्रवाई का अविधिमान नहीं होना, मतलब कोई भी रिक्ति में कोई भी त्रुटि वगैरह रह जाती है, इनकी नियुक्ति के संबंध में कोई गलती वगैरह, कोई त्रुटि वगैरह रह गई है, तो इस आधार पर ही आयोग की जो है कार्रवाई अविधिमान नहीं समझी जाएगी कि उनकी नियुक्ति जो है अध्यक्ष या सदस्य में से किसी की नियुक्ति जो है गलत तरीके से की गई थी। तो इस आधार पर जो आयोग ने जो भी फैसले लिए हैं वो अविधिमान नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें हेडिंग से काम चलेगा। सेक्शन 9 में केवल हेडिंग, मतलब इनकी नियुक्ति होती है और नियुक्ति में कोई गलती वगैरह रह जाती है तो इस बात पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि इनके सदस्यों की जो नियुक्ति थी गलत तरीके से की गई थी, ठीक है। सेक्शन 10 देखिए, सेक्शन 10 कहता है प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। ये कहता है सेक्शन 10 में ये प्रक्रिया कि आयोग जो है अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा। तो आयोग को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी, मतलब आयोग अपनी प्रक्रिया मतलब कैसे कामकाज करना है, क्या करना है, वो अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित कर सकता है कि उसको किस तरीके से काम करना है। तो इस सिंपल है, आयोग अपनी प्रक्रिया क्या करेगा? खुद विनिश्चित करेगा। आयोग के सभी विनिश्चय महासचिव द्वारा या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।
तो ये याद रखें, आयोग अपनी प्रक्रिया क्या करेगा, खुद विनिश्चित करेगा। विनिश्चित का मतलब है निर्धारित करेगा। अब बात आती कि भाई जो आयोग जो अपने निर्णय वगैरह लेगा उसको प्रमाणित करने की भी आवश्यकता होती, तो कौन प्रमाणित करेगा, आयोग का महासचिव। ये याद रखना है, महासचिव। महासचिव आयोग के महासचिव द्वारा किया जाता है, या फिर अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा। ये आपको याद रखना है। नॉर्मली तो महासचिव ही करता है ना, महासचिव ही करता है अधिप्रमाणित, जो भी निर्णय वगैरह होते हैं इनके, जो भी ये निर्णय वगैरह लेते हैं उनको अधिप्रमाणित कौन करता है, महासचिव करता है। लेकिन हो सकता है किसी मामले में अध्यक्ष को लगता है कि महासचिव के अलावा कोई अन्य अधिकारी प्रमाणित करे, तो अध्यक्ष किसी अन्य प्राधिकारी को भी नियुक्त कर सकता है मामलों को अधिप्रमाणित करने के लिए। तो कौन कौन कर सकता है, महासचिव कर सकता है, या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अध्यक्ष नहीं करता, अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी कर सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, विनिश्चयों को अधिप्रमाणित करता है। 11 याद रखेंगे कि आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, देखिए अब आयोग बन गया है, उसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि अन्य कर्मचारी वगैरह की भी नियुक्ति की जरूरत होती है ना। अब आयोग काम करेगा तो स्टाफ कहते हैं, तो ये स्टाफ है उनका, 11 में स्टाफ है आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृत्त। तो ये जो है महासचिव, जो भारत सरकार के सचिव पंक्ति का होगा, इसमें कौन कौन होते हैं इसके कर्मचारी वृंद में, एक महासचिव होता है जो अपन पहले पढ़ ही चुके हैं, कर्मचारियों में एक महासचिव होता है जो भारत सरकार के किस रैंक का होता है, सचिव की पंक्ति का होगा, तो एक महासचिव होता है, महासचिव। अब याद रखना कि महासचिव किस रैंक का होता है, महासचिव जो होता है भारत सरकार के सचिव पंक्ति का होता है, भारत सरकार की, भारत सरकार कि किस पंक्ति का होता है, सचिव, इतना याद रखना। महासचिव जो है भारत सरकार के सचिव पंक्ति का जो है अधिकारी होता है ना। तो ये याद रखना है, ये इनके कर्मचारी होते हैं इनकी सहायता के लिए। तो महासचिव किस पंक्ति का अधिकारी होता है, सचिव पंक्ति का, किसका सचिव, भारत सरकार के जो सचिव पंक्ति का अधिकारी होता है वही उसी रैंक का होता है। दूसरा, अधिकारी पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, और एक अधिकारी, एक ऐसा अधिकारी भी इसमें नियुक्त किया जाता है जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का ना होगा। एक अधिकारी इसमें भी होता है, एक अन्य अधिकारी भी होता है, एक अन्य लिख लीजिए, एक अन्य अधिकारी जो किस रैंक का होता है, पुलिस महानिदेशक, ये भी याद रखना है, पुलिस महानिदेशक। एक अधिकारी इसमें जो होता है वो पुलिस महानिदेशक रैंक का अधिकारी भी इसमें शामिल किया जाता है। तो एक सचिव रैंक का अधिकारी हो गया और एक पुलिस महानिदेशक रैंक का जो है अधिकारी जो है इसमें नियुक्त किया जाता है। और ऐसे पुलिस और अन्वेषण अधिकारी या अन्य अधिकारी जो आवश्यक हो। इसके अलावा ये दो याद रखना, इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी भी होते हैं और इन्वेस्टिगेशन अधिकारी भी होते हैं जो आवश्यक होते हैं, वो भी होते हैं। तो ये दो चीजें याद रखना है, एक तो महासचिव होता है जो सचिव की रैंक का होता है, और एक अन्य पुलिस अधिकारी होता है जो पुलिस महानिदेशक रैंक का होता है। इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी और अन्वेषण अधिकारी भी होते हैं, इसमें जितने आवश्यक होते हैं उतने उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये दो चीजें इसमें याद रखना है, एक पुलिस अधिकारी की ये पूछा जाता है महानिदेशक रैंक का होता है, और ये सचिव रैंक का एक अधिकारी होता है। और अन्य अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं जो पुलिस या अन्वेषण अधिकारी भी होते हैं या अन्य अधिकारी भी होते हैं जो आवश्यक हो, जितने आवश्यक हो उतनी उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अब सेक्शन 12 देखिए, आयोग के कृत्य कहता है भाई आयोग के क्या काम है, आयोग कौन कौन से काम करेगा। तो आयोग निम्नलिखित या सभी काम कर सकता है, कौन कौन से। पहला तो स्वप्रेरणा से अर्जी या आवेदन पर, निवेदन पर आयोग क्या कर सकता है, अपने आप में स्वप्रेरणा से या अर्जी या आवेदन पर या निर्देश पर, निर्देश मतलब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपने आप में भी काम कर सकता है। कोई मामला अगर मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ है तो आयोग जो है स्वप्रेरणा से भी काम कर सकता है, किसी व्यक्ति के आवेदन पर भी कार्य कर सकता है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको निर्देश दिया जाता है तो उस आधार पर भी वो है क्या कर सकता है, उस मामले में अन्वेषण वगैरह कर सकता है, रिपोर्ट वगैरह बना सकता है। तो कैसे कैसे बनाता है, स्वप्रेरणा से भी कर सकता है, किसी व्यक्ति के आवेदन पर भी कर सकता है, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया हो उसे ऐसा करने के लिए तो भी वो ऐसा काम कर सकता है। कौन से, मानव अधिकारों के अतिक्रमण के बारे में। मानव अधिकारों का
या किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किया जाता है। मानव अधिकार कौन कौन से काम करता है? मानव अधिकारों का जो अतिक्रमण, सिंपल है तो लिखने की जरूरत नहीं, मानव अधिकारों का कोई ने अतिक्रमण किया है या किसी लोक सेवक ने मानव अधिकारों का पालन नहीं किया है, अतिक्रमण के निवारण में किसी ने उपेक्षा की है तो उसकी जांच कर सकता है। अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा की है तो उसकी भी जांच कर सकता है। न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में कोई मानव अधिकार अतिक्रमण का मामला शामिल है तो न्यायालय की अनुमति से, कोई ऐसा मामला जो न्यायालय में लंबित है और उसमें मानव अधिकार संबंधी कोई मामला है तो न्यायालय की अनुमति से उस मामले में जांच कर सकता है। न्यायालय में लंबित मामलों की भी जांच कर सकता है लेकिन न्यायालय की अनुमति से। अगर उसे लगता है कि जो न्यायालय में मामला पेंडिंग है और उसमें कोई ह्यूमन राइट्स वाला कोई इशू है तो उसकी वो जांच कर सकता है, लेकिन किसकी अनुमति से? न्यायालय की अनुमति से वो उस मामले में जांच कर सकता है। इसके अलावा अन्य कोई मानव अधिकार संबंधी जो मामले होते हैं उन मामलों में भी जांच और अन्वेषण कर सकता है। सिंपल सी बात है, ह्यूमन राइट्स वाले मामलों में वो क्या कर सकता है? जांच कर सकता है, चाहे वो न्यायालय में लंबित मामला ही क्यों ना हो। हाँ, अगर न्यायालय में लंबित मामला है तो न्यायालय की अनुमति से करेगा, बस इतना अंतर है। और अपने आप में कर सकता है, आवेदन पर कर सकता है, या फिर न्यायालय निर्देश देता है, उसे अनुमति देता है, आज्ञा देता है तो उसके आधार पर भी वो मामले में क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। 13 है जांच से संबंधित शक्तियां। सेक्शन 13 में क्या है? शक्तियां हैं, जांच से संबंधित शक्तियां। क्या शक्तियां होंगी? इससे सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, ये याद रखना है। जांच के मामले में कौन सी शक्तियां होंगी? सिविल न्यायालय की, सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 176 से 177 के अर्थ में कोई व्यक्ति इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा, ये व्यक्तियों के बारे में कह रहा है। पहले तो ये याद रखें कि इसको किसकी शक्तियां होंगी? सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। जांच के संबंध में ये है सिविल न्यायालय की शक्तियां का प्रयोग करेगा। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता, ये याद रखना है कि धारा 176 से आपकी 177, 176 से 177 ये व्यक्तियों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, आयोग को जो है इत्तला देने के लिए आबद्ध होगा। जब आयोग इनसे जानकारी मांगता है, इस धारा 176 177 के अधीन उनको तामील कराता है और उनसे जानकारी मांगता है, तो ये कोई भी व्यक्ति क्या होगा? इत्तला देने के लिए आबद्ध होगा। आयोग को उसे क्या देनी पड़ेगी? जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको याद रखना है, व्यक्ति आबद्ध होगा जब ये जानकारी मांगता है 176 177 के तहत। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के उपबंध जहां तक वो लागू होंगे, ये भी याद रखें कि दंड प्रक्रिया संहिता के 100 में क्या है? तलाशी वगैरह, तो तलाशी भी ले सकता है ये, है ना। हालांकि सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं लेकिन फिर भी 176 177 के तहत आपसे जानकारी भी मांग सकता है। आईपीसी के तहत, आईपीसी के तहत जानकारी मांग रहा है तब भी सिविल न्यायालय ही समझा जाएगा। और अगर आप उसकी अवज्ञा करेंगे तो यही माना जाएगा लोक सेवक के जो आदेश की अवज्ञा की जाती है या न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की जाती है, उसी तरीके से 100 में अगर किसी स्थान की तलाशी लेना चाहता है, बंद स्थान की, तो वहां सीआरपीसी के तहत उसमें तलाशी भी ले सकता है। और आयोग को क्या समझा जाएगा? सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय या क्रिमिनल न्यायालय? सिविल न्यायालय समझा जाएगा। आयोग को ये याद रखना, आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा, सिविल न्यायालय समझा जाएगा, ये थोड़ा याद रखना है। भले ही वो सीआरपीसी और आईपीसी के अधीन कार्रवाई कर रहा है लेकिन उसको समझा सिविल न्यायालय ही जाएगा, तो ये याद रखना है, आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा। आयोग राज्य आयोग को मामला अंतरित कर सकता है, ये भी इसकी शक्तियों में से है। अगर आयोग को लगता है कि मामला राज्य आयोग को अंतरित करना चाहिए तो राज्य आयोग को भी जो है मामला अंतरित कर सकता है, राज्य आयोग को मामला अंतरित कर सकता है। अगर उसे लगता है कि भाई राज्य आयोग वाले जो है मामले को निपटा लेंगे तो मामला जो है राज्य आयोग को भी अंतरित कर सकता है, इतना ही है इसमें। इसके अलावा सेक्शन 14 देखिए, सेक्शन 14 है इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। सेक्शन 14 में क्या है? इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण से संबंधित है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अनुमति से अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। ये कह रहा है कि भाई राज्य या केंद्र सरकार, जैसी भी स्थिति, राज्य या केंद्र, राज्य या फिर केंद्र, जैसी भी स्थिति हो, तो राज्य या केंद्र सरकार की अनुमति से अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन अभिकरण जो होता है, अन्वेषण अभिकरण,
अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है, इनकी सेवाएं ले सकता है। अन्वेषण अभिकरण वगैरह है, इनकी सेवाएं अगर लेना चाहता है तो इनकी सेवाएं ले सकता है इन्वेस्टिगेशन में। किसकी अनुमति से, केंद्र या राज्य की अनुमति से। अन्वेषण अधिकारी आयोग के अधीन रहते हुए कार्य करेगा। अब जब जो इनकी मदद लेता है तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो अन्वेषण अधिकारी है राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के तहत जो अन्वेषण अधिकारी है वो आयोग के अधीन रहते हुए, उसके नीचे रहते हुए क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। जब इन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इनको अनुमति दे दी कि अन्वेषण जो अभिकरण है आप उसकी सहायता ले सकते हो, उसकी मदद ले सकते हैं, तो अन्वेषण अधिकरण का जो अध्यक्ष वगैरह है या अन्वेषण अधिकारी वगैरह है वो क्या होगा, वो आयोग के अधीन रहते हुए क्या करेगा, कार्य करेगा। ये याद रखना है। इसके अलावा 15 है, 15 कहता है आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन। तो ये कथन है, कोई व्यक्ति जो है आयोग के समक्ष जो कथन करता है उसके बारे में। तो मिथ्या साक्ष्य देने के सिवाय सिविल दांडिक या दांडिक कार्रवाई के अधीन नहीं होगा या उसके विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया होगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो आयोग के समक्ष कथन करता है मिथ्या साक्ष्य देने के सिवाय, मतलब झूठा साक्ष्य दिया जाता है उसको छोड़, बाकी किसी भी मामले में सिविल और दांडिक कार्रवाई के अधीन नहीं होगा। सिविल और दांडिक दांडिक कार्रवाई, मतलब झूठ बोलता है वो अलग बात है, झूठ बोलना एक अलग अपराध है, क्योंकि पहले ही आपने देखा 176 170 बात की है। तो झूठ बोलता है उसको छोड़ दिया जाए, बाकी कोई भी जो कथन करता है उसके लिए उसके खिलाफ कोई सिविल ना तो सिविल ना आपराधिक कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति कथन करता है उसके खिलाफ सिविल या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, सिवाय झूठ बोलने के। झूठ बोलता है तो वो एक अलग बात है, उसके सिवाय या उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। जो भी कथन उसने किए हैं किसी भी कार्रवाई में, मतलब चाहे वो सिविल हो या दांडिक हो, किसी अन्य मामले में जो आयोग के समक्ष उसने कथन किए हैं उसको सिविल और दांडिक कार्रवाई में उसके कथनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कथन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये भी याद रखना है कि आज मान लीजिए आप चाहते हैं आयोग में कथन करते हैं कोई, तो वो कथन जो है आपके सिविल और दांडिक कार्रवाई में आपके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ये याद रखना है। सेक्शन 16 देखिए, सेक्शन 16 क्या कहता है, सेक्शन 16 कहता है उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है। ये कह रहा है कि भाई सिंपल है इसमें कि उस व्यक्ति को जांच सुनवाई या अपनी प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। सीधी सीधी बात है, इसमें हेडिंग याद रखना है कि जो भी व्यक्ति है जो कार्रवाई चल रही है अगर उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसको जांच में भाग लेने का, उसको सुनने का और अपना जो है प्रतिरक्षा रखने का जो है अवसर दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति कहता है कि उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है या कोई व्यक्ति हो सकता है जो कार्रवाई चल रही है उसको प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उस व्यक्ति को भी सुना जाएगा और उसको भी अपना बचाव प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। सेक्शन 17 जो है आपका शिकायतों, सेक्शन 17 कहता है शिकायतों की जांच। जो शिकायतें वगैरह जो आयोग से की जाती हैं तो उसकी जांच कैसे की जाएगी, तो केंद्र या राज्य या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा 20 समय के भीतर रिपोर्ट मंगा सकेगा। तो ये कह रहा है कि जांच करता है जब कोई व्यक्ति रिपोर्ट है तो राज्य या अधीनस्थ कोई प्राधिकारी वगैरह जो होता है उससे बेहद समय के भीतर उस मामले में क्या मंगा सकता है, रिपोर्ट मंगा सकता है। केंद्र राज्य या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा बेहद समय के भीतर रिपोर्ट मंगाई जा सकती है। बेहद समय के भीतर रिपोर्ट पर स्वयं जांच कर सकता है। पहले तो क्या कह रहा है कि अगर कोई आवेदन करता है, सबसे पहले आपने कोई मानव अधिकार के अति कोई जांच बात की, तो वो जो आयोग क्या करेगा, जैसी भी स्थिति हो केंद्र से या राज्य से या फिर किसी प्राधिकारी से, और अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो क्या करेगा, बेहद समय के भीतर रिपोर्ट ना आने पर खुद ही क्या कर सकता है, जांच। पहले तो रिपोर्ट मंगाएगा और अगर रिपोर्ट आ जाती है तो ठीक है, रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे कार्रवाई करेगा, और अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो फिर खुद ही क्या कर सकता है, उस मामले में जांच कर सकता है। यदि आयोग की राय में जांच आवश्यक न हो तो संबंधित सरकार या प्राधिकारी से जांच आरंभ कर दी है तो कार्रवाई नहीं करेगा। दो बातें हैं, ये याद रखने वाला फैक्ट है ये वाला, कि अगर आयोग को लगता है कि जांच करना आवश्यक नहीं है तो जांच नहीं करेगा। दूसरी बात ये याद रखने वाली बात है कि अगर सरकार या प्राधिकारी ने जांच प्रारंभ कर दी है पहले से ही उसी मामले में, तो फिर आयोग जांच नहीं करेगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है इसको, कि अगर एक तो
आयोग जांच कब नहीं करेगा? जब उसे लगता है कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं, तब नहीं करेगा। मतलब उसको लगता है कि भी कोई मैटर इतना नहीं कि जांच की जाए, तो नहीं करेगा। दूसरा, अगर सरकार ने या फिर कोई प्राधिकारी है उसने जांच पहले ही आरंभ कर दी है, तो उस मामले में भी जो है आयोग जो है जांच नहीं करेगा। अगर सरकार और प्राधिकारी ने पहले से ही जांच आरंभ कर दी है तो आयोग जांच नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। यदि आवश्यक समझता है तो जांच कर सकेगी, आप बात समझ ली। लेकिन अगर उसको फिर भी लगता है कि आवश्यक है तो फिर वो जांच कर सकता है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखने। इसके बाद सेक्शन जो है इसमें 18, सेक्शन 18 कहता है जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई। भी जांच के दौरान और जांच के पश्चात क्या कार्रवाई करेगा? तो शिकायतकर्ता या पीड़ित को या उसके कुटुंब के सदस्य को प्रतिकर के संदाय की सिफारिश कर सकता है। मतलब जब तक जांच चल रही है, अगर आयोग को लगता है कि भाई इनको प्रतिकर मिलना चाहिए, जो भी पीड़ित वगैरह है या उसके व्यक्ति, उसके कुटुंब के कोई रिश्तेदार वगैरह है उसके, तो उनको लगता है कि भाई इनको प्रतिकर दिया जाए, प्रतिकर मिलेगा, पूरा मिलेगा, राहत दे देना चाहिए, कुछ प्रतिकर दे देना चाहिए, तो वो प्रतिकर दिलाने की मांग कर सकता है। ठीक है, सिफारिश कर सकता है। अन्य समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है, या उसे लगता है कि अन्य कोई कार्रवाई की जाना चाहिए, प्रतिकर के अलावा भी अन्य कोई कार्रवाई, अन्य कोई हेल्प करनी चाहिए, तो उसके लिए भी सिफारिश कर सकता है। तो ये कॉमन बातें हैं। तो इतना याद रखना कि प्रतिकर दिलाने की मांग कर सकता है, अन्य कोई कार्रवाई होती है उसे लगता है आवश्यक है तो वो कार्रवाई करने के लिए भी कह सकता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में निर्देश आदेश, सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्देश हाई कोर्ट से प्राप्त करने के लिए या कोई आदेश प्राप्त करने के लिए या कोई रिट जारी करने के लिए जो है हाई कोर्ट को क्या कर सकता है? अनुरोध कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी भी स्थिति हो, तो उसमें हाई कोर्ट का निर्देश प्राप्त करने के लिए, कोई आदेश प्राप्त करने के लिए या रिट प्राप्त करने लगाने के लिए क्या कर सकता है? उससे अनुरोध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। या फिर अंतरिम राहत मंजूर करने की कोई सिफारिश कर सकता है कि टेम्परेरी, अंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, जब तक मामला नहीं, या टीका टिप्पणी के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगा। मतलब अपनी टीका टिप्पणी जो भी रिपोर्ट बनाई है उसको सरकार को भेजता है, ताकि सरकार उस पर क्या कर सके, कोई भी जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सके। तो टीका टिप्पणी या प्रतिक्रिया के लिए जो है अपनी रिपोर्ट किसको भेज सकता है? सरकार को भेज सकता है। सेक्शन 19 देखिए, जो कहता है सशस्त्र बल। ये 19 काय से है? सशस्त्र बलों से संबंधित है। सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया, अगर कोई सशस्त्र बल वाली बात है और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ तो क्या करेगा? तो स्वप्रेरणा पर या आवेदन पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मंगा सकेगा। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि अपने आप में केंद्र सरकार से क्या करेगा? या आवेदन पर, अपने आप में या आवेदन पर, अगर उसे लगता है कि सशस्त्र बलों के द्वारा या उनके विरुद्ध हुआ है अतिक्रमण, तो ऐसे में केंद्र सरकार से क्या मंगा सकता है? रिपोर्ट मंगा सकता है। सशस्त्र बल की बात आई तो केंद्र ही आएगा, तो केंद्र सरकार से रिपोर्ट मंगा सकता है। रिपोर्ट प्राप्ति पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि सरकार को सिफारिश करेगा। ये थोड़ा चूंकि याद रखना है, क्योंकि सशस्त्र बलों की बात है, तो जब इसको रिपोर्ट मंगाता है और रिपोर्ट जो प्राप्त हो जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगा, केवल सिफारिश करेगा, सरकार से सिफारिश करेगा जो भी कि ऐसी कार्रवाई की जाए। मतलब अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करेगा, जो भी कार्रवाई करना है सरकार करेगी, बस ये सरकार से क्या करेगा? सिफारिश करेगा। कि सशस्त्र बलों के मामले में क्या करेगा? सिफारिश करेगा। केंद्र सरकार 3 माह के भीतर शिकायतों का निराकरण करेगी। तो सशस्त्र बल के मामले में निराकरण कौन करता है? केंद्र सरकार। कितने माह में करेगी? 3 माह में। 3 माह में केंद्र सरकार जो है सशस्त्र बलों के मामले में जो शिकायत की गई है या जो सिफारिश की गई है उसका निराकरण करेगी। आयोग ऐसे निराकरण पर रिपोर्ट का प्रकाशन करेगा। अब सरकार ने निराकरण कर दिया मामले का 3 माह के भीतर, फिर जब निराकरण हो जाता है तो आयोग वगैरह जो है उस रिपोर्ट को क्या करेगा? प्रकाशित वगैरह कराएगा, और उसकी प्रति जो भी अर्जीदार, जिसने अर्जी की थी, जिसने आवेदन दिया था, उसको दे दी जाएगी। तो बस इतना याद रखें कि जो सशस्त्र बल के मामले में डायरेक्ट जो है ये क्या कर नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता, केवल सिफारिश करता है। सिफारिश करता है केंद्र को, और केंद्र सरकार जो है उस मामले में जो है जांच वगैरह करती है, और जांच जो है 3 माह के भीतर करती है। जब 3 माह में जांच पूरी हो जाती है तो उस रिपोर्ट का ये क्या करता है? प्रकाशन कराता है, और जिसने भी आवेदन किया था उसको एक प्रति उपलब्ध करा देता है। ये इसका काम। तो बस इतना याद रखना है कि सशस्त्र बलों के मामले में ये जांच नहीं करता, केवल सिफारिश करता है। और जांच कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। कितने माह में करती है? 3 माह के भीतर। 20 कहता है आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। केंद्र और राज्य सरकार को किया जाएगा। आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट जैसी भी स्थिति हो केंद्र और राज्य सरकार को भेजी जाएगी। अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण मामले में
जो है वैसे तो हर साल भेजी जाएगी, जो लिखा है आयोग की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को भेजी जाती है आयोग की तरफ से, लेकिन अगर अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण मामले की रिपोर्ट जो है तुरंत भी भेजी जा सकती है। अगर कोई ऐसा अर्जेंट मामला है, अत्यावश्यक कोई मामला है या महत्वपूर्ण मामला है, तो उसकी रिपोर्ट जो है 1 साल का वेट नहीं किया जाएगा, फिर तुरंत भेजी जा सकती है। सामान्यतः तो जी हर साल भेजेंगे। आयोग जो अपनी रिपोर्ट है सरकार को भेजता है, केंद्र और राज्य दोनों को भेजेगा अपनी रिपोर्ट। जैसी भी स्थिति तो अपनी रिपोर्ट है कि क्या क्या कार्रवाई की गई, कितने मामले आए, कितने निपटे, ये सारी भेजता है। मामलों से जुड़ी हुई जानकारियां भेजता है। लेकिन अगर कोई मामला अत्यावश्यक है तो उसके लिए 1 साल का वेट नहीं किया जाएगा, फिर 1 साल के बाद पहले ही भेजा जा सकता है। ये इसके बाद आता है राज्य आयोग 21, सेक्शन 21 से जो है आपका राज्य आयोग है। अभी केंद्रीय था, अब राज्य, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा बस अंतर आता है। देखिए राज्य, बस सेक्शन याद रखेंगे। राज्य आयोग कहाँ पे है? 21 में, तो 21 याद रखेंगे राज्य। 21 में राज्य याद रखना बस। राज्य है 21 में, राज्य मानव अधिकार आयोग कितने में है? 21 में। केंद्र कितने में आता है? तो 3 में है। अब देखिए ये क्या कहता है, निम्न से मिलकर बनेगा। यहाँ भी एक समिति जो होती है, राज्य आयोग का गठन कौन करता है? राज्य सरकार। वहां कौन करती है? केंद्र सरकार। यहाँ कौन करेगी? राज्य सरकार। इनका गठन कौन करता है? राज्य सरकार करता है। राज्य आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। केंद्र आयोग का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार। इनका गठन राज्य सरकार। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या कहते हैं आपके? राज्यपाल नहीं, ये ध्यान नहीं रखना। क्या करें? सरकारें करेंगी। वहां केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति नहीं करता। यहाँ कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। निम्न से मिलकर बनेगा। और जो आयोग वगैरह है जो किन किन से मिलकर बनेगा, इसमें भी एक अध्यक्ष होता है। उसमें कौन का अध्यक्ष था? उसमें कौन था? सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश था, मुख्य न्यायमूर्ति था, वो था। और यहाँ कौन का होगा? यहाँ हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो है, या फिर कोई अन्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा है उसको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। या तो कोई वर्तमान जो मुख्य न्यायमूर्ति है उसको बनाया जा सकता है अध्यक्ष, या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो ऐसा व्यक्ति को भी जो है आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दोनों बातें हैं। मुख्य न्यायमूर्ति को भी बनाया जा सकता है जो वर्तमान में है, या फिर कोई रिटायर्ड जज हो सकता है जो मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, रिटायर हुआ हो चीफ मुख्य न्यायमूर्ति से हाई कोर्ट के, उसको भी जो है बनाया जा सकता है अध्यक्ष। ठीक है। ऐसा इसलिए कर दिया कि अब जो क्या है ना, काम रहता है हाईकोर्ट वाले जजों को, वो कहते कौन बने, इतना काम पेंडिंग पड़ा, ऊपर से मानव अधिकार के अध्यक्ष और बन गए, तो फिर रिटायर्ड जजों की जो प्रोविजन कर दिया गया कि भैया इन पे काम वो ज्यादा होता है, जो रिटायर्ड जज है फ्री बैठे हैं तो इनको ये अध्यक्ष बना दो, है ना। तो उनको बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ सदस्य होते हैं जो उच्च न्यायालय का, उसमें हाई कोर्ट के जो जज थे उनको सदस्य बनाया जा सकता था। इसमें जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सदस्य जज थे उनको, इसमें हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको सदस्य बनाया जा सकता है। या फिर जिला न्यायाधीश, इसमें जिला न्यायाधीश भी आ जाते हैं। तो हाई कोर्ट के जज तो होते ही होते, उनको भी सदस्य बनाया जा सकता है। या फिर जिला न्यायाधीश जो रहा है व्यक्ति, लेकिन जिला न्यायाधीश कितने साल? कम से कम 7 वर्ष रहा है। तो ये थोड़ा याद रखना है कि ऐसे व्यक्ति को भी सदस्य बनाया जा सकता है जो जिला न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो, लेकिन कम से कम कितना? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक उसने जिला न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी हो, ऐसे व्यक्ति को भी सदस्य के रूप में नियुक्त। हाईकोर्ट का जज होता है उसको तो नियुक्त, उसके लिए कोई जो हाईकोर्ट का जज है सदस्य नियुक्त किया जाता है, उसके लिए 7 वर्ष 2 वर्ष ऐसी कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जिला न्यायाधीश को भी जो है सदस्य बनाया जा सकता है। तो लेकिन कौन सा जिला न्यायाधीश? जिसने कम से कम 7 वर्ष तक जो है जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, ऐसे व्यक्ति को जो है सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य भी जो सदस्य होते हैं उसमें मानव अधिकार से संबंधित ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को चुना जा सकता है। अन्य सदस्य जो है मानव अधिकार से जुड़े, मानव अधिकार कारों का ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी चुना जा सकता है। अनुभव, जो मानव अधिकारों का ज्ञान और अनुभव रखते हैं उनको भी जो है सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। इसके अलावा वहां पे जो अपन पढ़ा था महासचिव होता है, यहाँ जो है कौन होता है? एक सचिव होता है। यहाँ कौन होता है? एक सचिव होता है। वहां केंद्र में महासचिव होता है और यहाँ सचिव होता है। जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वहां भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी महासचिव होता है, यहाँ सचिव जो होता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। मुख्य कार्यपालक
कार्यपालक अधिकारी का मतलब ये होता है कि जो भी आयोग की कार्रवाइयां वगैरह होती हैं, या अध्यक्ष वगैरह पे तो इतना टाइम होता नहीं, ये सारी कार्रवाइयां इन्हीं के थ्रू होती हैं, जी लोग करते हैं। लिखा पढ़ी जो होती है ना, वो सारे के सारे काम इन्हीं के द्वारा होते हैं। एक तरीके से जो समझ लो कि सबसे ज्यादा बर्डन जो होता है पूरे आयोग का इन्हीं के ऊपर होता है। यही लोग पूरा कामकाज देखते हैं, बस अध्यक्ष तो ऊपर से फॉर्मेलिटी वगैरह करते रहते हैं बैठ के। बाकी कामकाज की लोडिंग की बात की जाए तो इन्हीं पे होता है, पूरा वर्कलोड किस पे होता है, इन्हीं पे होता है। तो यही लोग जो है करते हैं पूरा कामकाज, लेखा देखा सब कुछ ये लोग करते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष सचिव करते हैं। अब बात आती कि भाई इनका मुख्यालय कहाँ होगा, इनका जो है मुख्यालय कहाँ हो, चूंकि जो देखिए स्टेट की बात हो रही है, भारत में कई स्टेट हैं, तो अपन पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते ना कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा। तो इनका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार जो क्या करे, अधिसूचित करे। तो इनका मुख्यालय कहाँ होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे। राज्य सरकार, देखिए हर कई राज्य सरकारें हैं, तो हर राज्य सरकार में राज्य मानव अधिकार आयोग होगा। तो जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अधिसूचित करेंगी, वहां पर ही इनका जो है कार्यालय होगा, क्योंकि राज्य तो कई हैं। तो जितने भी राज्य हैं वो आप जहां अधिसूचित करें उनका मुख्यालय हो सकता है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश का कहाँ है, क्योंकि ये भी कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का कहाँ। मध्य प्रदेश का भोपाल में ही है, ये भी याद रखना, मध्य प्रदेश का कहाँ है, भोपाल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्यालय है वो कहाँ है, भोपाल में ही है, कहीं और नहीं है, भोपाल राजधानी में ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखें, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं ऐसा, हालांकि वैसे जीके का क्वेश्चन है, लेकिन वो जीके बीके कुछ नहीं, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो पूछ सकते हैं कि भी मानव अधिकार आपका जो है अपने जो मध्य प्रदेश का राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्यालय क्या है, कहाँ है। तो इसका कार्यालय कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, ये भी याद रखें। राज्य आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और 3 में वर्णित विषयों में अधिकारिता का पालन करेगा। अब ये कह रहा है कि भैया राज्य जो आयोग है कौन से विषयों में जो है मामलों का विचारण करेगा। तो राज्य आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं ये याद रखना है अनुसूची, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो 7वीं अनुसूची का क्लॉज 2 और 3, क्लॉज कौन सा है, 2 और 3 में वर्णित विषयों का क्या करेगा, ये जो वर्णित विषय हैं उनके मामले में जांच वगैरह कर सकता है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसका क्लॉज 2 और 3 में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर क्या करेगा, ये अधिकारिता का पालन करेगा। ये भी याद रखना है आपको। संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं में राज्य और केंद्र के संबंध वो दिए गए ना, कौन से काम राज्य करेगा कौन से केंद्र, तो उसमें दूसरा और तीसरा क्लॉज, 7वीं अनुसूची में जो दूसरा और तीसरा क्लॉज है, जो कार्य दिए गए हैं उन कार्यों तो क्या करेगा, ये अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा, ये याद रखना है। 2 या अधिक राज्य सरकारें, अब बात आती है कि देखिए कभी कभी क्या होता है, 2 अधिक राज्य सरकारें क्या एक आयोग बना सकती, बिल्कुल बना सकती, संयुक्त आयोग भी बना सकती, जैसे संयुक्त परीक्षा आयोग होता है वैसे जी संयुक्त अपना जो है राज्य आयोग भी बना सकते हैं। 2 स्टेट मिलकर एक आयोग भी बना सकते हैं, ये भी याद रखेंगे। 2 स्टेट हैं, उन्होंने कहा कि भैया आप अलग अलग काय को करते हैं खर्चा, बोले अपन दोनों ही मिलकर एक आयोग बना लेते हैं, वही आयोग आपके यहाँ भी काम करेगा, वही आयोग हमारे यहाँ भी काम करेगा। तो कैसे ऐसे संयुक्त आयोग बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। 2 या अधिक राज्य सरकारें अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, ये याद रखेंगे। लेकिन जब संयुक्त आयोग बनाना हो तो अध्यक्ष जो होते हैं इनके और सदस्य जो होते हैं उनकी सहमति से, उनकी सहमति से, ऐसा नहीं कि अपने आप में नहीं। जब अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं क्या होते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं, तो उस सहमति से, तो अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से या सदस्य के साथ साथ अन्य आयोग के रूप में क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। अन्य आयोग के जो है उनके सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन किसकी अनुमति से, अध्यक्ष और सदस्यों का सहमत होना चाहिए, अध्यक्ष और सदस्य। ये अध्यक्ष और सदस्य जब सहमत होंगे तो इनको अन्य आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्य भी बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ के अध्यक्ष सदस्य हैं वो अन्य आयोग, तो मतलब कुल मिलाकर वो ज्वाइंट ही हो जाते हैं, एक ही कमेटी, एक ही जो होते हैं वो दूसरे दोनों राज्यों में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अध्यक्ष और सदस्य की सहमति आवश्यक है ना। तो ये याद रखना है, ये कि राज्य की अनुमति, राज्य नहीं, ये लोगों का भी, इनको भी अपनी अनुमति देंगे, कोई काम वर्कलोड तो नहीं को करना है ना, जो संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, है ना। अगर राज्य सरकारें इनसे मांगती हैं कि भाई अपन करना है, आप लोग को जरा हमारा देखे, तो अध्यक्ष और सदस्य की सहमति से। 22 देखिए, 22 कहता है राज्य आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है, वहां कौन करता है, केंद्र में राष्ट्रपति, और यहाँ कौन करेगा, राज्यपाल। 22 सेक्शन 22 में जो है नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। वहां कौन कर रहा था नियुक्ति, राष्ट्रपति। केंद्र में कौन कर रहा था,
राष्ट्रपति, और राज्य में कौन करता है? राज्यपाल। वहां भी एक समिति थी इनकी नियुक्ति के परामर्श देने के लिए, जब राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा था, तो यहाँ भी जो एक समिति है जिसकी सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति जो राज्यपाल जो है नियुक्ति करेगा। वहां समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री था, यहाँ समिति का जो अध्यक्ष है कौन होगा? मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। ये याद रखना है, यहाँ अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा जो विधानसभा है, विधानसभा का जो है अध्यक्ष होगा इसमें सदस्य के रूप में, जो नॉर्मल वहां थे, वहां लोकसभा थी, यहाँ विधानसभा। राज्य में विधानसभा होती है तो विधानसभा का जो है अध्यक्ष जो है सदस्य के रूप में होगा। इसके अलावा राज्य का, वहां पे केंद्र के गृह विभाग का मंत्री था, यहाँ जो राज्य का, तो विधानसभा अध्यक्ष होगा। और सीधा मैं इसमें राज्य का गृह मंत्री लिख लेते हैं ना, राज्य का गृह मंत्री। तो राज्य के गृह मंत्रालय का जो प्रभारी मंत्री होता है वो तो अपने डायरेक्ट राज्य का गृह मंत्री लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है ना। तो राज्य का गृह मंत्री जो होता है वो भी सदस्य के रूप में होता है। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता भी होता है, विपक्ष का नेता, चूंकि राज्य की बात कर रहे हैं इसलिए विधानसभा में, तो विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो भी होता है। इसके अलावा जहां विधान परिषद होती है, किस कई कई राज्यों में दोहरी व्यवस्था होती है, तो जहां विधान परिषद भी होती है, अगर विधान परिषद है तो वहां का सभापति एवं विपक्ष का नेता को भी शामिल किया जाएगा। जहां विधान परिषद होती है, जैसे यूपी में है, कई एक 4 या 5 राज्य हैं वहां है, तो जहां विधान परिषदों की व्यवस्था है वहां पे जो उनकी परिषद होती है उनका सभापति और विपक्ष का नेता विधान परिषद का जो होता है उसको भी चुना जाएगा सदस्य के रूप में। इसके अलावा उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को, जी आप जानते हैं कि अगर मान लो, उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी आसीन न्यायाधीश को, और ये कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट के किसी आसीन मतलब वर्तमान न्यायाधीश को अगर सदस्य के रूप में चुनना हो तो किसकी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से ही उसे नियुक्त किया जाएगा। कब? वर्तमान न्यायाधीश को। अगर चाहते हैं कि वर्तमान न्यायाधीश जो है सदस्य के रूप में, ऐसा कोई न्यायाधीश जो वर्तमान उसमें सदस्य के रूप में समिति में शामिल हो और वो वर्तमान न्यायाधीश मतलब अभी पद पर है, तो फिर हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायमूर्ति है उसके परामर्श से जो है उसको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, सेम उसी जैसा, बस राज्य लग गया है ना, और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लग गया, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री लग गया। ठीक है, सेक्शन 23 देखिए, सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है आपका, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना। वहां पे राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे रहे थे, यहाँ किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे जी अपना त्यागपत्र। राज्यपाल को जो है पद त्याग जो अपना है त्यागपत्र दे सकते। राज्य आयोग जो वाले हैं किसको त्यागपत्र देंगे? राज्यपाल को। दोबारा लिख नहीं रहे, राज्यपाल को। और कैसे हटाया जा सकता है? साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, जिसकी जांच उच्चतम न्यायालय ने की हो। अब बात यहाँ थोड़ी सी अलग हो गई कि जो राज्य आयोग के जो सदस्य वगैरह है, अध्यक्ष वगैरह है, इनको हटाया जा सकता है पद पे, तो इनको किस आधार पर हटाया जा सकता है? साबित कदाचार, जैसे वहां था सेम वही है, साबित कदाचार और असमर्थता। साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर भी इनको भी, वहां भी साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता था केंद्र के मामले में, राज्य में भी साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। अब बात आती है कि इनको हटाता कौन है? राज्यपालों को। यहाँ पे राष्ट्रपति हटाएगा। यहाँ पे कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र भले ही राज्यपाल को देते हैं, लेकिन हटा कौन सकता है? राज्य आयोग के सदस्यों को, इनको भी राष्ट्रपति हटाता है। जांच कौन करता है? यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ही जांच करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ऐसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मतलब राष्ट्रपति हटाता है, और जिसकी जो सेम हुआ था वही सेम यहाँ है। इनको हटाता तो राष्ट्रपति है, भले ये त्यागपत्र जो है अपना राज्यपाल को दे सकते हैं, राज्यपाल को त्यागपत्र देके अपना पद त्याग सकते हैं, लेकिन हटाने की जब बात आएगी तो जहां सेम वही प्रोसेस जो केंद्र में थी वो यहाँ है। इनको जो है साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, राज्यपालों को भी, और जिसकी जांच किसने की हो? उच्चतम न्यायालय ने की हो, है ना। इसके अलावा अन्य आधार जो है, अन्य आधार जो सेम जो केंद्र में पढ़े थे अपने सवेतन वगैरह वगैरह में लगा हुआ है, तो उसके आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है। तो बस इतना सा याद रखना है, ये बात जो है सेम है इसमें। यहाँ राष्ट्रपति हटाता है नहीं, क्योंकि ये पूछा जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि लोग राज्यपाल लगाएंगे, तो राज्यपाल नहीं हटाता है, हटाता राष्ट्रपति।
त्याग पत्र देने की बात कीजिए, हाँ त्याग पत्र जी अपना जरूर राज्यपाल को देते हैं। वहां की हटाने की बात है तो वहां भी राष्ट्रपति हटाता है, यहाँ भी राष्ट्रपति हटाता है। वहां भी उच्चतम न्यायालय जांच करता है, यहाँ भी उच्चतम न्यायालय जांच करता है। तो ये भी याद रखना कि जांच भी उच्चतम न्यायालय करता है, हाईकोर्ट नहीं करता। वहां तो करेगा ही नहीं, वहां यहाँ भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं, उसमें दो तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, एक तो जो राष्ट्रपति राज्यपाल का खेल कर सकते हैं, दूसरा न्यायालय का कर सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति हटाएगा उच्च न्यायालय की जांच द्वारा, उच्च न्यायालय जांच नहीं करेगा, जांच भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। इसीलिए कि इसमें पूछते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जितना भी पढ़ाओ फिर भी क्या होता है, जल्दबाजी में हड़बड़ी में आदमी गलत कर देता है। एकदम से जल्दी से पढ़ा और ध्यान से नहीं देखा, और वही कहते हैं ना, बिल्कुल सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस वही हो जाता है लोगों के संग, आते हुए गलत कर देते हैं। जो बिल्कुल जल्दी से पढ़ा, राज आया दिमाग में, सीधा एकदम से बात आती कि राज आया तो बोले राज्यपाल, ऐसे दिमाग में आता है ना, तो वो सारी चीजों पर की वजह से क्वेश्चन डाले जाते हैं, जानबूझ के डाले जाते हैं। क्योंकि आज मानव का स्वभाव ही होता है, बिल्कुल हड़बड़ी में बिल्कुल एकदम से पढ़ा और एकदम से दिमाग में क्लिक करती है, तो वो दिमाग में चीजें बैठी रहती हैं तो वो क्लिक करती हैं, इस वजह से। भले ही हमने पढ़ा है, जानते हैं, तब भी गलती हो जाती है। इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में डाले जाते हैं। ठीक है, हालांकि सरल है, आज पढ़ रहे हैं इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब 4 एक्ट पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, उसके बाद पेपर में जाएंगे, पूरे एक्टों का रिवीजन करके जाएंगे, उसके बाद देंगे, तो एकदम से क्लिक करती है दिमाग में बातें कि भाई राज्य है तो राज्यपाल है, राज्य है तो उच्च न्यायालय, वो एकदम बढ़ी रहती है ना चीजें, इस वजह से इनको डाला जाता है। अब देखिए क्या है आगे, सेक्शन 23 के बाद है 24, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। तो इनकी पदावधि भी सेम है, जो केंद्र में है वो यहाँ है। इनकी पदावधि 24 में वही 3 साल या 70 वर्ष, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। 3 वर्ष के लिए नियुक्ति होगी या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्व हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, तो जो केंद्र में वो यहाँ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 25 से कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अब यहाँ भी वही बात है जो सेम केंद्र में, यहाँ राज्यपाल तय नहीं करेगा। मान लो अपन जानते हैं कि कतिपय परिस्थिति मतलब वो कोई भी वजह हो सकती है जब अध्यक्ष ना हो, तो जो सदस्य है उन्हीं में से अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा किसी व्यक्ति को। तो वहां यहाँ भी राज्यपाल नहीं चुनता, यहाँ भी कौन चुनेगा, राष्ट्रपति ही चुनेगा। सेम केंद्र के जैसा है। तो यहाँ केंद्रीय आयोग के समान राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की सॉरी यहाँ राज्यपाल चुनेगा, गड़बड़ कर दी। केंद्रीय आयोग के समान कौन चुनेगा, राज्यपाल चुनेगा। केंद्रीय आयोग के समान ही जो है यहाँ पे तय कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल तय करेगा कि भैया जो कौन व्यक्ति जो है, अधिसूचना द्वारा राज्यपाल तय करेगा कि जो सदस्य है उनमें से कौन करेगा, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय आयोग में जैसे राष्ट्रपति करता है, उसी तरीके से यहाँ पे राज्यपाल जी तय करेगा कि कौन सा जो सदस्य है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, अधिसूचना द्वारा। राज्यपाल अधिसूचना द्वारा ये तय करेगा जब रिक्ति हो, जब कोई सदस्य को जो है अध्यक्ष बनाना हो, टेम्परेरी व्यवस्था है ये, तो टेम्परेरी व्यवस्था के मामले में जो है राज्यपाल तय करेगा अधिसूचना द्वारा कि कौन सा सदस्य जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा देखिए 26 सेक्शन 26 कहता है राज्य आयोगों के अध्यक्षों की सेवा के निबंधन और शर्तें। ये तो सेम है जो विहित किए जाए, जो वहां केंद्र सरकार विहित कर रहा था, यहाँ राज्य सरकार, जो राज्य सरकार विहित करे उसके अनुसार। अगला कहता है नियुक्ति के बाद अलावाकारी जो है परिवर्तन वगैरह इसमें नहीं किए जाएंगे। सेक्शन 27 देखिए, सेक्शन 27 क्या कहता है, सेक्शन 27 कहता है राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृत्त, जैसे वहां थे वैसे यहाँ भी जो है अन्य कर्मचारी वगैरह होंगे। सचिव जो कि राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का ना होगा, मतलब वहां पे सचिव था वो केंद्र सरकार के सचिव पंक्ति का था, यहाँ पे जो सचिव है वो राज्य सरकार के सचिव पंक्ति का है ना, तो उसकी रैंक क्या होगी, सचिव। वहां पे पुलिस महानिदेशक था केंद्र का, यहाँ कौन है, पुलिस अधिकारी जो महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का होगा, राज्य का जो महानिदेशक होता है उसकी पंक्ति से नीचे का ना होगा। इसके अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें होंगे। ठीक है, सेम जो वहां था, बस यहाँ जो है राज्य लग जाएगा। इसके बाद 28 है राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। ये वार्षिक और विशेष रिपोर्ट जो है, जैसे वहां केंद्र सरकार को भेजते थे केंद्रीय आयोग, वैसे ये लोग जो है राज्य को अपनी जो है रिपोर्टें भेजेंगे, वार्षिक रिपोर्टें भेजेंगे। और अगर आवश्यक होता है तो 1 वर्ष के भीतर भी ये जो रिपोर्ट है भेज सकते। तो सेम जो केंद्र है वो, इसीलिए इसको नहीं पढ़ा रहे, सेम बात है, सेम एक ही है। सेक्शन याद कर लेना, बाकी सेम है, कोई अलग नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। वहां केंद्र को भेज रहे थे, यहाँ राज्य को भेज रहे थे, वहां भी 1 साल के भीतर भेज सकते हैं अगर इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी 1 साल के भीतर भेज सकते हैं अगर इंपॉर्टेंट है तो। इसके अलावा 29 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को भी लागू होना। ये कह रहा है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार के कुछ उपबंध हैं जो राज्य आयोग को भी लागू है। सेक्शन 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के जो प्रोविजन है वो जो है राज्य आयोग को भी लागू होंगे।
सिंपल सा बस इतना याद रखें कि जो केंद्र को लागू होते हैं कुछ उपबंध हैं, जैसे 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये याद रखना, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 12, सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के जो उपबंध है वो राज्यों को भी लागू होंगे, बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा 30 है मानव अधिकार न्यायालय। जी थोड़ा याद रखें कि मानव अधिकार न्यायालय कितने में, सेक्शन 30 में। तो धारा याद रखना है कि मानव अधिकार न्यायालय अलग से स्थापित किए जाएंगे धारा 30 में। धारा 30 में क्या है, मानव अधिकार न्यायालय। तो मानव अधिकार जो है न्यायालय जो होंगे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। तो कौन स्थापित करेगी, चूंकि न्यायालय की बात है, न्यायालय स्टेट बाई स्टेट होते हैं, इसीलिए जो है राज्य सरकार जो है न्यायालयों की स्थापना करती है। किसके परामर्श से, मुख्य न्यायमूर्ति, जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति होता है उसके परामर्श से करती है। कहाँ करती है, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है। तो प्रत्येक जिले का जो सेशन न्यायालय होता है उसी को जो है राज्य सरकार जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से क्या बना सकती है, विशेष न्यायालय, विशेष मानव अधिकार न्यायालय, मानव अधिकार न्यायालय बना सकती है। तो 30 में मानव अधिकार न्यायालय है। देखिए न्यायालय की बात आए तो राज्य करेगा, इसीलिए करेगा कि न्यायालय जो है राज्य का विषय है, राज्य में आते हैं, राज्य सरकार को नियुक्ति करनी होती है ना, जिले बाई जिले नियुक्ति करनी होती है, तो जो भी सेशन न्यायालय होता है उसको बनाया जा सकता है हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। अब ये कहता है एक चीज और याद रखना कि अगर पहले से ही कोई विशेष न्यायालय स्थापित है तो फिर इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी, मतलब फिर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो पहले से ही कोई जो है मानव अधिकार न्यायालय काम कर रहा है तो फिर अलग से नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। 31 में विशेष लोक अभियोजक है, ये भी राज्य करेगा। 31 में क्या है, विशेष, जब विशेष न्यायालय है तो उसके लिए एक विशेष लोक अभियोजक भी होगा, ये भी राज्य सरकार जो है इनकी नियुक्ति करती है। किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, जिसको 7 वर्ष, नॉर्मली जो अपन पढ़ते हैं 7 वर्ष तक जो है अधिवक्ता का ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति को जो है क्या नियुक्त किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को जो है विशेष लोक अभियोजक मानव अधिकार न्यायालय के संबंध में नियुक्त किया जा सकता है। 32 और 33 दोनों जो है आपको केवल सेक्शन याद रखने हैं। 32 है केंद्र सरकार द्वारा अनुदान और 33 है राज्य सरकार द्वारा अनुदान। अनुदान मतलब जब इनको फंडिंग करना, केंद्र सरकार जब आयोग होता है तो उनकी फंडिंग करेगा, राज्य सरकार जो है अपने द्वारा करेगी। तो केंद्र और दोनों जो है अपने अपने हिसाब से फंडिंग करेंगे। तो 32 में केंद्र सरकार फंडिंग का बात कहता है और 33 में जो है राज्य सरकार जो है फंडिंग की बात कहता है, अनुदान की बात कहता है। 34 लेखा और संपरीक्षा से संबंधित है, ये कौन करेगा, बस इतना याद रखें कि भारत का महालेखा परीक्षक जो होता है उसके परामर्श से जो है उसके डाटा या लेखा कह लीजिए वो सब तैयार कराए जाएंगे। लेखा और संपरीक्षा जो है किसके परामर्श से कराई जाएगी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है उसके परामर्श से जो है दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो तैयार कराए जाएंगे। इसके अलावा राज्य आयोग का जो है लेखा और परीक्षा, ये भी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से ही तैयार कराए जाएंगे। यहाँ भी सेम है, तो लेखा और परीक्षा 34 उसमें भी तैयार कराए जाएंगे और 35 राज्य की बात हो तो वहां भी जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है उसके भी परामर्श से जो है डाटा वगैरह जो इनका है वो तैयार कराया जाएगा। 36 कहता है आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय। ये कहता है कि कौन से विषय हैं 36 जो आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते, ऐसे विषय में जांच नहीं करेगा जो राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है। मतलब ये कह रहा है कि जो आयोग है वो उन मामलों में जांच विचारण नहीं करेगा जो किसी आयोग, किसी राज्य आयोग, किसी ऐसे विषय में जांच नहीं करेगा जो राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है। तो जो राष्ट्रीय आयोग है अगर पहले से कोई मामला किसी राज्य आयोग या अन्य किसी आयोग द्वारा जांच की जा रही है तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, बस इतना समझ लीजिए कि बीच में टांग नहीं करेगा, उनको जांच करने देगा। बीच में वो आयोग जो है अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करेगा। अगर किसी राज्य आयोग हो या अन्य कोई आयोग हो वो पहले से जांच कर रहा है तो जो आयोग है राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, वो क्या करेगा, उसमें अपनी जो है दखल अंदाजी नहीं देगा, उसमें जांच नहीं करेगा। दूसरा, 1 वर्ष के बाद जांच नहीं करेगी। ये याद रखना है कि अगर मैटर जो हो गया है 1 वर्ष बीत गया है तो 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के बाद जो है नहीं करेगा जी जांच। तो 1 वर्ष की अवधि के बाद जो है एक समय, 1 साल निकल गया, अब 1 साल बाद आते तो 1 साल बाद की अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें 1 साल से अधिक का समय हो चुका है तो उस मामले में जो है ये क्या नहीं करेगा, जांच नहीं करेगा। ये आपको याद रखना है।
37 कहता है विशेष अन्वेषण दलों का गठन। ये सेक्शन याद रखेंगे, विशेष अन्वेषण दलों का गठन, जहां सरकार आवश्यक समझे, सरकार जो आवश्यक समझती एक या एक से अधिक जो है विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकती है। जहां भी सरकार आवश्यक समझती है वहां विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकती है। विशेष अन्वेषण दल में कौन शामिल होते हैं? तो पुलिस वाले ही शामिल होते हैं। तो विशेष अन्वेषण दल में उतने पुलिस अधिकारी जितने आवश्यक हो शामिल किए जा सकते हैं। तो जितने भी आवश्यक हो विशेष अन्वेषण दल गठित किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, और उसमें उतने पुलिस अधिकारी हो सकते हैं जितने आवश्यक हो। सेक्शन 38 गुड फेथ की बात कहता है, तो इसमें भी हेडिंग याद रखेंगे, सद्भावना पूर्वक है। सेक्शन 39 जो है सदस्यों और अधिकारों का लोक सेवक की बात कहता है, तो इसमें भी हेडिंग ही याद रखना है। जो नीचे है सब उन पे हेडिंग याद रखना है। 40 नियम बनाने की शक्ति है जो इस अधिनियम के तहत किसको है? केंद्र सरकार को। 40 में जो नियम बनाता है कौन? केंद्र सरकार। 40A जो है आपका भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति भी दी गई है। नॉर्मली भूतलक्षी रूप से नियम नहीं बनते, लेकिन इस अधिनियम के तहत भूतलक्षी रूप से नियम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाली बात है। तो जो नियम है भूतलक्षी प्रवाह से भी बनाए जा सकते हैं। मतलब भूतलक्षी का यही है कि अगर भूतलक्षी प्रवाह से कोई नियम बनाए जाते हैं तो पूर्व की कार्रवाई जो पहले से चली उन पे भी फिर जो है जो नए नियम बनाए गए हैं वो लागू हो जाएंगे। ठीक है। 40 भी कहता है आयोग की विनियमन बनाने में की शक्ति, नियम भी बना सकता है और विनियमन मतलब रेगुलेशन, जो अपने कामकाज के जो तरीके हैं उनको भी नियमित की जो है आयोग बना सकता है। 41 जो है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। इसका मतलब यह है कि इस अधिनियम के तहत जो केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम बना सकता है। केंद्र सरकार केंद्रीय विषय पर बना सकती है और राज्य सरकार जो अपने राज्य जितनी उसकी अधिकारता उसके बारे में नियम बना सकता है। केंद्र सरकार जो है सेक्शन 40 में नियम बनाती है और राज्य सरकार जो सेक्शन 41 में जो है नियम बना सकती है। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति 42 में है। कठिनाई तो केंद्रीय सरकार दूर करेगा। और 43 में जो है निरसन और ब्याजती है। तो ध्यान रखना कि कौन सा अधिनियम जो है इस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था, जो मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993। तो इसको याद रखना है, मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 को जो है धारा 43 के अधीन क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। तो इसको याद रखना है, मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 को जो है इस धारा 43 के तहत क्या किया है? समाप्त किया गया है। ये वाला आपका खत्म। और कल जो है अपन देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस भी कल खत्म करेंगे। कल डोमेस्टिक वायलेंस देखेंगे, ठीक है। 2-4 और है फिर कल डोमेस्टिक वायलेंस सुबह 7 बजे से। चलिए।